क्लास में मैं फिर आप लोगों के साथ क्लास 12 का एलपीपी के मेन पॉइंट की हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एलपीपी के वो सारे पॉइंट्स जो उसके प्री रिक्वायरमेंट थे। दैट मीन्स हम लोग एलपीपी की वो सारे फंडामेंटल पॉइंट्स को पढ़िए। बट आज की क्लास में मुझे पर्टिकुलर डिस्कस करना कि व्हाट डू मीन ऑफ एलपीपी, एलपीपी एक्चुअल में होती क्या है और उससे रिलेटेड जितने में डेफिनेशन बेस्ड टर्म है वो सारे टर्म को हम लोग सीखेंगे। फिर जाकर के हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। एलपीपी के बाद वाले जो करने का मतलब सारे कंसेप्ट समझने के बाद हम लोग फिर प्रॉब्लम के तरफ प्रोसीड करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल्स के लेकर के मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि एलपीपी एक्चुअल में होती क्या है। समझिए, ये वर्ड प्रॉब्लम है बट आप लोग के एग्जाम में इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत कम पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग डरिएगा मत, ज्यादा करके वो ग्राफिक पूछता। बट यहाँ पे मुझे समझाना है कंसेप्ट एलपीपी का, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम लेना पड़ गया। समझिए, तो मैं पहले से यहाँ पे लिख करके रख दिया क्योंकि टाइम इसमें लिखने में वेस्ट होता, इतना बड़ा प्रॉब्लम लिखने में टाइम ज्यादा चली जाती है। और आप लोग सोच लीजिए कितना बड़ा प्रॉब्लम बोर्ड में क्वेश्चन पेपर में जगह कहाँ होती है, कितना बड़ा वो लिख करके आप लोग को दे, तो बहुत कम चांस रहते हैं कि आप लोग की बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल के तहत मैं आपको बताना चाहूंगा कि एलपीपी का मतलब क्या होता है। समझ गए? इस एग्जाम्पल के तहत देखिए, इसमें कह रहा है फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स टेबल एंड चेयर। तो कोई फर्नीचर डीलर है जो 2 तरह के आइटम को वो क्या करता है, डीलिंग करता है, मतलब सेल करना बेचने या खरीदने वाली बात वो करता है। तो उसमें 2 ही तरह के आइटम है, एक आपका टेबल है, एक चेयर है। ठीक, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, केवल यहाँ पे मैंने बताया कि वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि वो बेच करके खरीदेगा, वो बाद की बात है। तो सबसे पहले वो 2 तरह के आइटम का बात करता है, एक टेबल का, एक चेयर का। देखिए, आप लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो मैक्सिमम पार्ट इससे रिलेटेड ही होता है, इसलिए आप लोग वो चीज थोड़ा सा दिमाग में रखिए। अब देखिए, he has Rs 50,000 to invest and has storage space of at most 60 pieces। तो यहाँ पे सवाल क्या है कि उसके पास he has Rs 50,000 to invest। तो वो जो डीलर है ना, उसको ना ये जो चेयर और कुर्सी है, सॉरी चेयर और टेबल जो है उसको खरीद करके रखने का मतलब उस पर जो खरीदने का जो वो इन्वेस्ट करना चाहता है पैसा, वो ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपये करना चाहता है। कितना करना चाहता है? 50,000 रुपये। एक पहला पॉइंट। दूसरा कहता है, और वो जो पीसेस है मतलब कि नंबर ऑफ आइटम्स जो है टेबल और कुर्सी, उसको वो मैक्सिमम रख सकता है तो 60 रख सकता है। वो कितना रख सकता है? 60 रख सकता है। मैक्सिमम उसके पास इतना ही रखने की शक्ति है, इतना ही उसके पास स्पेस है। अब देखिए, ए टेबल कॉस्ट Rs 2,500 एंड चेयर Rs 500। तो वो जब उसको खरीदता है तो उसका जो प्राइस होता है वो 2500 रुपया में आपका टेबल आता है, एक टेबल, और 500 रुपया में चेयर आता है। उसका मेन आपका उसका प्राइस है। He estimates that from the sale of 1 table he can make a profit Rs 250। अब बात आती है बेचने की। यह इस तरह से अनुमान लगा के रखा हुआ है कि हम एक टेबल पर 250 रुपीज का इनका प्रॉफिट ले सकते हैं। That from the sale of 1 chair a profit of 75 रुपया, और एक चेयर, एक कुर्सी को बेचने में एक प्रॉफिट, टेबल को बेचने में 250 रुपया प्रॉफिट कमाना चाहता है, और चेयर को बेचने पर वो 75 रुपया का प्रॉफिट कमाना चाहता है। अब कहता है, ये सारी बात मैंने आपको बता दिया, बस इतना ही दूर तक अभी तत्काल आप पढ़िए। अब देखिए, कहता है he wants to know how many tables and chairs he should buy from the available money so as to maximize the total profit। अब कहता है, देखिए ये क्या है, ये प्रॉफिट वाला पार्ट है। मतलब ये एक टेबल पर 250 और एक चेयर पर 50 रुपया वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, और वो चाहता है कि जितना पैसा वो इन्वेस्ट करे ना उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब ये 250 और ये 250 और 75, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको मैक्सिमम वो करना चाहता है। which depends upon, जो कि आपका निर्भर करता है नंबर ऑफ चेयर एंड टेबल पर। अब कहता है, तो यहाँ पे फिर बोला बाय फ्रॉम द अवेलेबल मनी, जितना उसके पास पैसा उसी की हेल्प से करना चाहता है, सो एज टू मैक्सिमाइज हिज टोटल प्रॉफिट, assuming that he can sell all the items which he buy। और आप लोग को ये सपोज करके चलना पड़ेगा कि जितना भी उसके पास आइटम है वो सारे की सारा वो बेचेगा। चलिए, तो मैं सबसे पहले इस सवाल में अगर बात करूं तो यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट की वो कमी है, वो क्या है मालूम है आपको? वो है नंबर ऑफ चेयर और नंबर ऑफ टेबल। तो मैं सबसे पहले उसी को लेता हूं। लेट
ऊपर आप लोग को दिख रही है, देखिएगा इसी पे ऊपर में छोटे जगह में ले लेता हूं, लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेबल्स। अगर x आपको नंबर ऑफ टेबल्स को रिप्रेजेंट करता है और y अगर आपको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ चेयर्स, आ गया। अब यहां पे सवाल है कि उसके पास टोटल कितना, देखिएगा ध्यान से, वो एक टेबल को 2500 में खरीदता है और एक कुर्सी को जो है चेयर को वो 500 रुपए में खरीदता है। तो इसका मतलब x टेबल को कितने में खरीद सकता है, 2500x प्लस y, मतलब y चेयर को 500y। और ये टोटल का टोटल यहां पे देखिएगा, ही हैज 50,000 और इसके पास, ध्यान से सुनिए, और इसके पास मैक्सिमम रुपया कितना है 50,000, मतलब वो उससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। सवाल पे पढ़ेंगे, he has 50,000 to invest and has a storage space of at most 60 pieces। तो इसका मतलब इसके पास मैक्सिमम पैसा जो है ना वो 50,000 है, इससे ज्यादा वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो ये जो इसका टोटल पूंजी हो गया, और ये टोटल कितना पूंजी को पता है, ये 50,000 या उससे कम इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास 50,000 से रुपया ज्यादा है ही नहीं, तो इन्वेस्ट कहां से करेगा, या तो उतना ही करेगा या उससे कम करेगा। तो मैंने इस बात को लिख दिया। अब कहता है दूसरी बात है कि एक बात और, एंड हैज ए स्टोरेज स्पेस ऑफ एटमोस्ट 60 पीस। अब नंबर ऑफ जो आइटम्स है ना वो 60 से ज्यादा नहीं स्टोर कर सकता, उसके पास स्पेस 60 को ही रखने का है। इसका मतलब हुआ कि x आइटम मेरा टेबल है, y आइटम मेरा चेयर है, तो दोनों को ऐड करके वो 60 से ज्यादा नहीं रख सकता है। समझ गए? चलिए अब कहता है he estimates that from the sale of one table he can make it। अच्छा एक सवाल और, ये दो तो मैंने लिख दिया। अब इसमें एक और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, नंबर ऑफ टेबल और नंबर ऑफ चेयर के बारे में आप क्या बोलेंगे? क्या ये कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत करेगा तो टोटल का टोटल टेबल ही खरीद लेगा, टोटल का टोटल टेबल ही खरीद लेगा, टोटल का टोटल टेबल खरीद लेगा और चेयर एक भी नहीं खरीदेगा, जीरो खरीदेगा। तो टोटल टेबल खरीदेगा मतलब 60 खरीदेगा और चेयर आपका जीरो खरीदेगा, या मिनिमम खरीदेगा तो मान लीजिए कि आपका जीरो से कम नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां से तो स्पष्ट है कि x का वैल्यू भी जीरो से हमेशा या उसके बराबर होगा, या y के वैल्यू भी जीरो के बराबर या जीरो से हमेशा बराबर होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को सोचना पड़ेगा इस बात को, क्योंकि नंबर ऑफ टेबल और नंबर ऑफ चेयर कभी निगेटिव नहीं जाती है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मे भी जीरो मतलब नहीं खरीद सकता, ऐसा नहीं कि -5 कुर्सी खरीदने जा रहा है, ठीक, तो मीनिंगलेस बात हो गया। तो इस बात को आप लोग यहां पर समझ रहे हैं, 1 2 3 पार्ट हम लोग समझ गए। अब देखिए चौथा में ही एस्टिमेट्स, देखिए ये सब तो इसकी पूंजी की बात है। ये पूंजी की बात का मतलब क्या, इतना पैसा लगाना चाहता है, उसके पास इतना स्पेस है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया जो कि हम लोग सोच के लिखे। अगर जो भी बातें हैं अब देखते हैं, he estimates that from the sale of one table he can make a profit 250, और वो एक टेबल पर 250 कमाना चाहता है और वन चेयर प्रॉफिट पे वो 75 रुपीज कमाना चाहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मिलाकर के अगर मैं इसकी प्रॉफिट की बात करूं तो इसकी प्रॉफिट क्या होगी, अगर आप कहे तो ये सवाल को मैं रद्द कर लूं यहाँ से ऊपर वाले पार्ट को, क्योंकि यहां तक तो आपको समझ गए। अगर ऊपर वाला समझ गए तो इसको रद्द कर लेते हैं। अब देखिए, अच्छा इधर एक टर्म मिट गया, he estimates that from the sale of one table he can make a profit। तो ये प्रॉफिट जो कमाना चाहता है, ये इसने बिजनेस किया और इस बिजनेस में ये प्रॉफिट कमाना चाहता है, और वो प्रॉफिट जो है ना वो इस तरह से एक्सप्रेस्ड है, वो क्या कहता है कि 250 रुपीज में एक टेबल को, मतलब 250x, क्योंकि उसमें एक टेबल पे वो 250 रुपया इनकम कमाना चाहता, तो यहाँ पे x है तो 250x प्लस एक में 75 कमाना चाहता, तो 75, एक में 75 कमाना चाहता है तो y में 75 इंटू y। अब सवाल आता है कि प्रॉफिट इतना कमा रहा है, फिर आगे बढ़ते तो कहता है क्या, वन चेयर प्रॉफिट ऑफ इतना, he wants to know how many tables and chair he should buy from the available money। मतलब उसके पास जो भी आपका सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी उसके पास कंडीशन है, जैसे चाहे आपका टोटल मनी की बात हो, जितना इन्वेस्ट किया, चाहे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हो गया उसकी बात हो, तो इस सर्कमस्टांसेस में आपको ये मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो आप इस प्रॉफिट को आप ज्यादा कमाना चाहते हैं तो बताइए, आप ये बताइए कि कितने नंबर ऑफ टेबल और नंबर ऑफ चेयर खरीदेगा, कितने नंबर ऑफ टेबल और नंबर ऑफ
शेयर कर देगा, क्योंकि उसके साथ दो दो कंडीशन हो गया। एक तो उसके पास पूंजी लिमिटेड है, उसके पास स्पेस कम है, तो इतना ही में उसको मैक्सिमम, देखिए कितना कितना ये आपका माइंड की बात है, कितना सोचने की बातें यहाँ पे होती है कि अभी मेरे पास स्पेस भी कम है, मेरे पास पैसा भी लिमिटेड है, फिर भी हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है। तो यही होती है एक्चुअल बिजनेस की बातें। हाँ, इसलिए तो इसमें ज्यादा लोग हैं कि जो जहां भी आपको केवल हम लोग मैथमेटिक्स में नहीं, जो आप लोग जो बीकॉम करते हैं ना, एमबीए क्या कहते हैं एमबीए वगैरह, उन लोगों के लिए भी काफी ज्यादा ये हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज्यादा यूजेज होते हैं इसके। तो प्रॉफिट वो मैक्सिमाइज करना चाहता है, अगर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है तो इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो इसको कैसे मैक्सिमाइज करेंगे वो तो बाद की बात होती है। तो आपका टारगेट हो गया कि आपको इसे मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ये हो गया आपका, ये जो मैंने आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो मैंने आपको दिया, उसी को हमने क्या किया, मैथमेटिक्स के फॉर्म में हम मैथमेटिकली हम इसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। अब जो ये हो गया क्या, अब मान लीजिए कि यहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम करने की बात होगी। ऐसा भी लोग हो सकता है कि जो मिनिमम प्रॉफिट कमाना चाहिए, मिनिमम प्रॉफिट कमाना चाहिए, या ऐसा समझे कि उसको लॉस हो गया, वो सडनली चाहता है क्या कि इसको सस्ता में ही हम इसको बेच दे, लेकिन वो लिमिट कर दिया है, वो भी सेल करने में लिमिट कर दिया, मानी कि हम एक पे 250 रुपया लॉस करेंगे और एक पे 75 रुपया लॉस करेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं लॉस कर सकते, तो टोटल लॉस निकालो, ऐसा भी कंडीशन आ सकता है। ठीक, लेकिन वो बाद की बात है। लेकिन कोई कंपनी वाला काहे लॉस चाहेगा, वो तो हमेशा प्रॉफिट की तरफ चलता है। तो प्रॉफिट के लिए ये हम यहाँ पर बात करते हैं, इसका मतलब ये मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो सकता है, मिनिमम प्रॉफिट भी हो सकती है। तो अब आपका आता क्या है जानते हैं, अगर इस बात को समझ गए हैं ना, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आप समझ गए हैं इस कंसेप्चुअल पोर्शन का। सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम is called LPP, that means linear programming problem। इसी तरह के प्रॉब्लम को हम लोग क्या कहते हैं, एलपीपी कहते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक, अब इसमें कुछ और भी टर्म्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है, ये लीनियर का मतलब होता है क्या मालूम है आपको, लीनियर का मतलब होता है क्या कि इसमें जितने भी वेरिएबल कनेक्टेड है वो लीनियरली कनेक्टेड हैं, ये लीनियर का मतलब होता है। और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर you have to find the value of profit as maximize or minimize given action of plan। जो प्रोग्राम है, जो प्लान है, उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का जो आपका वैल्यू होता है ना, फाइनल जो प्रोसीजर होता है, वो आपका प्रोग्रामिंग रेफर करता है। वो जो आपका एक्शन है, जो आपका प्लान है, मेरा प्लान है कि प्रॉफिट को मिनिमाइज करना है, मेरा प्लान है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो ये जो चीज है ना, ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहलाता है। ये आपको प्रोग्रामिंग, और ये प्रॉब्लम तो क्वेश्चंस के बाद का गया। तो ये हो गया आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक्चुअल कंसेप्ट कि क्या होती है। अगर इस फैक्ट को आप समझ गए ना, तो अब थोड़ा सा मैं इसको अरेंज करके आपको बेस्ट ढंग से बताना चाहूंगा, और ताकि आप लोग को ज्यादा और भी समझ में आए कि एक्चुअल में क्या होती है। अगर इसको आप समझ गए हैं ना, तो देखिएगा ध्यान से, ये जो है ना, ये इसको हम लोग जेड से सूचित करते हैं। ये जेड इक्वल टू 250, दैट मींस ये जो प्रॉफिट है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज की जो बात करता है, ये 250 एक्स से प्लस 75 वाई इक्वल टू जेड, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो आप लिख भी सकते हैं सेपरेट, लेकिन क्या जरूरी है, क्योंकि आप लोग को उस तरह से पूछता नहीं, सिविल सर्विस में हम लोग को पूछ देता है। तो सिविल सर्विस में हम लोग को पूछता है कभी कभी सब डिफाइन करने के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट टाइप के, लेकिन आप लोग के बोर्ड में इस तरह की बातें करता नहीं, इसलिए आप लोग उसके टेंशन मत ले। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इस बात को याद रखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होगा कि जो आपका प्लान है, प्रोग्राम है, वो जो मेन प्रोग्राम है ना, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहते हैं, वो आपका हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके बाद ये जो हो गया, ये सारा कंडीशन, इसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट्स। ये आपका कंस्ट्रेंट्स हो गया। क्या हो गया, कंस्ट्रेंट्स हो गया। इसको हम लोग कहते हैं एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको स्पेशली हम लोग रिस्ट्रिक्टेड कंस्ट्रेंट्स भी बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। ठीक, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है।
इसके बाद एक्स एंड वाई आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसीजन वेरिएबल्स भी बोलते हैं। एक्स एंड वाई आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स। तो स्पेशली मतलब अलग से आप उसके डेफिनेशन को रटिए, उससे बेहतर है कि आप एग्जांपल में समझ लीजिए कि आपका जो प्लान है उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, z इक्वल टू 250x + 75y। और ये जो आपका ये कंस्ट्रेंट है, जो आपको मैंने जो कंडीशन है, जो सर्कमस्टेंसेज है अंडर विच यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमाइज और मिनिमाइज प्रॉफिट और लॉस, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड वाइल इट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। और अदर जो आपका एक्शन वाइज होता है वो आपका डिसीजन वेरिएबल कहलाता है। डिसीजन इसलिए क्योंकि आपका सारा इस प्लान का जो डिसीजन लिया जाता है वो एक्स और वाई पर ही लिया जाता है। आप एक्स और वाई को ही सपोज किया और इसी के हेल्प से आप डिसीजन लेंगे कि आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं किस केस में। ये हो गया आपका डिसीजन वेरिएबल। तो एलपीपी का मैं नहीं चाहता कि अलग से आपको डेफिनेशन लिखूं, आपको बुक में भी लिखा हुआ चाहे तो लिख सकते हैं, बट उसमें कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इस चीज को समझते हैं, ये आपको क्या कहलाएंगे सारा कंस्ट्रेंट्स कहलाता है, ये आपको क्या कहलाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है, ये आपका डिसीजन वेरिएबल कहलाता है। समझ गए? चलिए, अगर इस चीज को आप समझ गए तो मैं आपको यहां पे बताता हूं एक टर्म है ऑप्टिमल। ऑप्टिमल का मतलब होता है मे बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ये मैक्सिमाइज यार जब भी आपका ऑप्टिमल वर्ड यूज होगा ना तो वहां पे कंबाइंड वर्ड यूज होता है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों हो सकता है। ये भी हो सकता है। तो अगर आपको सेपरेटली मैक्सिमाइज लिखना तो ये लिखिए, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज लिखना तो ये लिखिए। लेकिन ऑप्टिमल का मतलब हो जाता है दोनों का कंबाइंड फॉर्म। इस बात को भी आप याद रखेंगे। सिमिलरली आप लोग कैलकुलस में पढ़ेंगे तो इंक्रीमेंट एक वर्ड होता है। इंक्रीमेंट का मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों फंक्शन हो सकता है। और आप सेपरेटली इंक्रीजिंग लेंगे तो आप जानते हैं आप x ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग केस में लेस देन 0 होता है, तो वो दोनों फैक्ट अलग की जा जाती है। आप x बराबर, तो ये इंक्रीमेंट ऑप्टिमल ये दोनों वर्ड जो है ना मैथमेटिक्स में मजेदार वर्ड है। चलिए ये चीज समझ गए। अब जो मैं इस क्वेश्चन को बताने के लिए चल रहा हूं, कैसे इस क्वेश्चन को बताएंगे, कैसे हम लोग बनाएंगे, ये चीज डिस्कस करेंगे। चलिए इसको रब कर ले। चलिए इसको रब कर लेते ताकि मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं। इसको रब कर लेते, ये चीज समझ गए क्या होता है एलपीपी, कहां पे कौन सी वर्ड जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, वो चीज मैंने आपको बता दिया। एक्चुअल में इसका क्या आपको मैं आपको बता दूं, साइंस स्टैटिस्टिक्स में हो गया, कॉमर्स में हो गया, हर जगह इस एलपीपी का इंपॉर्टेंस है। मैंने तो आपको बता ही दिया। हायर मैथमेटिक्स में कैंपस उसी स्टूडेंट का होता है जो बेहतर, जिसका परफॉर्मेंस एलपीपी में होता है, क्योंकि कंपनी वाला तो हमेशा प्रॉफिट की तरफ चलना चाहता है ना, वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो उस केस में तो उसे वैसे बंदा की जरूरत है जिसे जो उसके कंपनी को प्रॉफिट दे सकता है। तो जिसे इस टॉपिक में ज्यादा कमांड होते हैं वो आगे और ज्यादा प्रोसीड करते। देखिए तो मैं चाहता हूं अपने कंसेप्चुअल पोर्शन के लिए एग्जांपल की तरफ फटाफट चलता हूं। देखिएगा सबसे पहले आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 1 देखिएगा क्या इस एग्जांपल में कहता है। एनसीईआरटी का ये है एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में बोल रहा है क्या कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग। एग्जांपल नंबर 1 है, समझिए, फिर मैं आपको एक्सरसाइज भी बताऊंगा, लेकिन पहले तो आप एग्जांपल समझिए। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्राम्स प्रॉब्लम ग्राफिकली मैक्सिमाइज। तो आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्वेश्चन को मैं लिख दूं, कहीं तो लिख भी देता है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रॉब्लम। फॉलोइंग, चलिए क्या लिखिएगा क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, और उसमें कह रहा मैक्सिमाइज है। मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है z इज इक्वल टू 4x प्लस y, कह रहा है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट x प्लस y इज लेस देन और इक्वल टू 50। दूसरा दिया है 3x प्लस y इज लेस देन और इक्वल टू 90, और आपका जो डिसीजन वेरिएबल है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बोल रहा है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमाइज एग्जिस्ट करेगा और मिनिमाइज एग्जिस्ट करेगा। और फिर आपसे ये भी पूछ रहा है कि बताएं कि जब मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी कि आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या बोलो मैक्सिमाइज करना है। सवाल में ही बोलते हैं मैक्सिमाइज द फॉलोइंग ऑफ दैट। तो कैसे फाइंड करेंगे, कैसे बनाएंगे, उसके बारे में सीखते। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चीज को आप इसको मैक्सिमाइज करना है तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है इस अभी तत्कालीन आपको बस इस कंस्ट्रेंट से मतलब है।
ये जेड वाले पार्ट से मुझे कोई नहीं मतलब, वो तो मैं तब बताऊंगा जब मुझे यहाँ पर एक्स और वाई के बारे में डिसीजन वेरिएबल इसलिए ना बोला गया क्योंकि जब तक मैं एक्स और वैल्यू वाई के बारे में अच्छे से नहीं जानेंगे तब तक कैसे हम इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर पाएंगे। तो मुझे सबसे पहले एक्स और वाई के बारे में बताना है। तो ये 1 2 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं, कैसे बनाएंगे वो चीज। तो देखिए इसके बारे में तो हम अच्छे से जानते हैं, इसका ग्राफ हमने पिछले बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब इस दो का ग्राफ मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, इस दो का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसके दो ग्राफ हम ड्रॉ तो करेंगे, बाद में चलेंगे, लेकिन सबसे पहले तो इसका टेबल बना लेते हैं क्योंकि आप लोग को टेबल अगर नहीं बनाने का तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग को चाहे तो रफ में बना लीजिए, लेकिन मैं बच्चे की तरह करने वाला नहीं हूँ, इसलिए इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानिए सेकंड, इसको मानिए थर्ड, नहीं तो चलिए इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको 4 मानिए और इसको फर्स्ट मानिए। चलिए हम लोग ऊपर में लिखते हैं फॉर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक, नहीं तो यहाँ पे लिखिए, इधर लिखिए, इधर ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ लिखिएगा फॉर इक्वेशन सेकंड। अगर मैं इक्वेशन सेकंड के लिए आप चाहे तो अपना रफ में कर लेंगे, लेकिन मैं रफ में नहीं करने वाला हूं क्योंकि मेरे पास जगह कम है। अब देखिए अब है क्या कि सवाल है कि जैसे एक्स और वाई यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 90 है, मेरे पास स्पेस भी कम है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आपको ना इस तरह से एक्स और वाई का वैल्यू को चूज करना पड़ेगा ताकि आप ग्राफ पर उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एकदम एक्स का वैल्यू छोटा ले लेंगे और वाई काफी बड़ा ले लेंगे, तो यहाँ पे जगह भी तो देखना पड़ेगा ना मुझे, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को। तो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि आपको मैंने बताया था इसका ग्राफ ड्रॉ करते वक्त कि आप हमेशा जो वैल्यू लेंगे ना एक्स और वाई का, वो हमेशा क्या लेंगे, एक बार एक्स को 0 एक बार वाई का 0। तो आप सबसे पहले फॉर इक्वेशन 2 के लिए लेंगे अगर एक्स और वाई, अगर हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू 50, और एक्स के वाई का वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगा 50। कैसे ड्रॉ करते हैं तो आप चाहे तो लिख लीजिए। हमने क्या बोला था पहले कि आप इसको इक्वेशन की तरह मानेंगे फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के लिए मतलब इक्वेशन 2 के लिए मतलब क्या x प्लस वाई इक्वल टू 50 के लिए। तो अगर यहाँ पे मानेंगे x बराबर 0 तो 0 प्लस वाई बराबर 50, सो y बराबर क्या हो जाएगा 50। अब दूसरा कंडीशन होता है कि y बराबर हमने 0 मान लिया था, अगर y बराबर 0 होगा तो यहाँ पे x प्लस 0 बराबर 50, सो x बराबर क्या होगा 50। तो दोनों कंडीशन में मैंने यहाँ पे निकाल दिया, ये चीज समझ गए। चलिए इसको आप इसी तरह से बना करके रखिए टेबल को, हम बाद में यूज करेंगे, ठीक। पहला सेकंड इक्वेशन की कहानी खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन थर्ड की तरफ। थर्ड इक्वेशन में कहा था कि फॉर इक्वेशन थर्ड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, क्योंकि इक्वेशन की तरह हम ट्रीट करेंगे, जैसा कि मैंने ग्राफ ड्रॉ करते वक्त ही बता दिया था कि इनइक्वालिटीज को हम इक्वेशन की तरह पहले ट्रीट करेंगे और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। अब इसका हम टेबल फिर एक बनाएंगे। x की वैल्यू अगर 0 देंगे तो y का वैल्यू 90, और y का वैल्यू अगर 0 देंगे तो x की वैल्यू 30। यहां तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए समझ गए, अब इतनी समझ गए। अब ये सवाल यहां पे क्या होता है, मेरे पास तो जगह नहीं है, आप देख ही रहे मेरे पास जगह बहुत कम है। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी बात आती है, और इस टेबल को आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, इस टेबल को आप लोग थोड़ा याद रखेंगे। चलिए अब हम ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करते हैं। आप कहे तो मैं क्या इसको मिटा सकता हूं या इसको ऊपर लिख लेते हैं, ठीक, क्योंकि जगह कम है तो ग्राफ भी ड्रॉ करना है मुझे। ऊपर आप लोग को दिख रही है, यहां पर देखिएगा, ये आपका x हो गया, ये आपका y 0 50 और ये आपका है जो 50 0, ये इक्वेशन 2 के लिए है। और ये थर्ड वाला यहीं पर चाहे तो रहने दीजिए, स्पेस इधर इसीलिए हम लोग नहीं आ पाएंगे, ये हो गया थर्ड वाला यहीं पर रह दीजिए। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक, देखिएगा ध्यान से देखिएगा आप लोग ग्राफ देखिए। देखिए सबसे पहले तो हम लोग आंख बंद करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, और ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करेंगे नीचे से ही। क्या करेंगे, नीचे से ही ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहला कहता है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या बोला, इसको हम x एक्सिस ले लेंगे, इसको y एक्सिस ले। आप लोग की कॉपी में जो रहेगा ना इस तरह से रहता है, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से रहता है ना, आप लोग की कॉपी में जो ग्राफ कॉपी रहेगा वो इस तरह से रहेगा, और यहाँ पे रहता है छोटा छोटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 10वें पे जाकर के इस तरह से दे देता है, ठीक, और इसको मिला करके एक घर बनाया रहता है,
समझ गए, 10 ऊपर 10 नीचे लेकर के एक घर बना देता है, समझ गए। तो ये जो हमने 10 लिया ना, इसको हम मान लेते हैं क्या मालूम है आपको, आप लोग के लिए, इसको जो यहां से यहां तक दिया, इसको हमने मान लिया है सुविधा के लिए 20। कितना मान लिया? 20। क्योंकि 20 इसलिए माने क्योंकि 20 मान लेंगे ना तो हमें यहाँ पे जो भी मिला है 30, 90, तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 20 लेते हैं, इतना बड़ा 20, इसको मान लिए 40, इसको मान लिए 60, इसको मान लिए 80, इसको मान लिए 100, तो हमें जो भी मिल रहा है वैल्यू, जैसे ग्राफ के टेबल में देखिए, एक 50 मिला है, एक 30 मिला है, एक 90 मिला है, तो जीरो तो जीरो की जगह पर है, और 20 मिला है तो 20 तो हम लोग फाइंड कर लेंगे, अगर जो 90, 60 जो भी मिलता है। अगर मान लीजिए कि आपको मान लीजिए 30 नहीं मिला, तो आप 20 और 40 के बीच में एग्जैक्टली ले लेंगे तो 30 मिल जाएगा, इसलिए हम इस तरह से वैल्यू ले रहे हैं। ये सब आपको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको समझाने के लिए अलग से सब सोचना पड़ेगा आपको। डिपेंड करता है कि जो आपका जो आउटपुट और इनपुट जो एक्स और वाई का वैल्यू मिल रहा है ना, वो किस तरह से है। अगर मान लीजिए कि आपका देखिए 30, 90, अब मान लीजिए 1, 2, 3 रहता था, हम इसको 1, 2, 3 कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपका 100, 200, 400, 500, 700 रहता है, इसको क्या करेंगे, 100 को मान लेंगे, एक छोटा सा घर, इस तरह से करना पड़ता है। तो इस तरह से मान लिए, अब ये 20 हो गया था, ऊपर में हम लोग 20 ले लेते हैं, 40, 60, 80, फिर आपका 100, फिर लेफ्ट में भी आएंगे, -20, -40, -60, -80, -100, तो ये हुआ 20। हमने इसको डिटेल से आपको डायग्राम भी बना करके दिखा दिया। उसी तरह से नीचे में भी चल जाएंगे, -20, -40, -60, -80 कर लिए। चलिए, तो सबसे पहले हम ग्राफ लेते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर मैं पहला ग्राफ लिया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप लोग समझे ध्यान से। देखिए, ये x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को हम अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो पहले हम इसके लिए क्या बोले थे आपको, हमने आपको बोला था कि पहले x बराबर 0 का ग्राफ ड्रॉ करो। हमने ये भी बताया था कि x बराबर 0 का जो ग्राफ होता है वो y एक्सिस होता है खुद। तो y एक्सिस खुद कौन है, ये, तो ये हो गया। अब ये मेरा हो गया, ये क्या हो गया, y एक्सिस। तो आप इसके ऊपर में चाहे तो लिख सकते हैं, कहीं भी इसको लिख दीजिएगा, इस तरह से एरो का साइन देकर लिख दीजिएगा x बराबर 0, लिख दिए, इसकी कहानी खत्म। दूसरा है y बराबर y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए मैंने सबसे पहले बोला था कि आप y बराबर 0 का ग्राफ करें, और y बराबर 0 का जो ग्राफ होता है वो खुद x एक्सिस होता है। तो ये आपका हो गया, इसकी भी कहानी खत्म, y बराबर 0, ये दो कहानी खत्म। अब दो कहानी खत्म हुआ, इस कहानी की हेल्प से बस मैं आपको बार बार बताता हूं, ये जो मैंने कहानी लाया ना, इस कहानी से आप एक चीज निकाल के पहले रख ले। क्या रख ले, जो मैं बताऊं, इस दो कहानी की हेल्प से। अब देखिए, ये कहा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखिए, आपको फाइंड करना है क्या, इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि आपका सॉल्यूशन जो होगा ना, साइमल्टेनियसली सारे इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो हम पहले ऐसा करते हैं कि इस दोनों के हेल्प से जो हमको मिलेगा ना, नीचे वाला डिसीजन वेरिएबल जो रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है, इसको, इसके हेल्प से जो सॉल्यूशन मिलता है ना, हम उसको अपडेट कर लेते हैं। ये आपको ज्यादा सोचने से बचाइए। चलिए, तो ये जो है, ये कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, राइट चाहिए, और ये बोल रहा है ये y इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इसके ऊपर चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए, जैसे ये देखिए आपका पेज है, इसी, तो ये आपका कहा है क्या, ये पेज है ना, तो ये आपको कहा है कि आप इसके इधर जाइए, ये कह रहा है इसको स्विप कीजिए, और ये जो लाइन कह रहा है, ये कह रहा है क्या, आप जो है इसको स्विप कीजिए, इस इधर वाले को स्विप कीजिए, इसको स्विप कर दिए। अब बताइए, दोनों में हमने स्विप किए, तो कौन ऐसा रीजन है जो दोनों में आ गया, इसको भी ऐसे किया और इसको भी ऐसे किया। तो आप तो कह सकते हैं ये एक ऐसा रीजन मुझे नजर आया जो दोनों में आ गया। तो अब तक में इस दोनों के लिए दिमाग में सेट कर लिए कि मेरा जो सॉल्यूशन का रीजन होगा, जो सॉल्यूशन का क्षेत्र होगा, वो इसमें होगा। अभी तक में बस इस दो हेल्प के हेल्प से, अभी दोनों बाकी है, बस इस दोनों के हेल्प से अभी हम ऑब्टेन कीजिए। तो इसका मतलब हुआ क्या कि जो मेरा सॉल्यूशन रीजन होगा वो इसमें लाया करेगा, इधर इधर से हमको आपको मतलब ही नहीं है। इतना दिमाग में सेट कर लिया। इस तीनों क्वाड्रेंट से मैं कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा सॉल्यूशन उसमें फाउंड ही नहीं करेगा, मतलब उसमें रहेगा ही नहीं। मेरा सॉल्यूशन केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मैं जो हमने बोला कि दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा, और दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने के लिए उसका कॉमन रीजन लेना पड़ेगा। तो इसका ये पूरा रीजन जा रहा था और इसका ये पूरा रीजन जा रहा था, तो दोनों का ये रीजन था, तो दोनों में कॉमन था। यहां से ऐसे करके इधर पूरा लीजिए, और बी ऊपर जाना है ले लीजिए, ये पूरा आ जाएगा। समझ गए? चलिए, अब मैं चलता हूं सेकंड कंस्ट्रेंट पर। अभी तक मैं ये मेरा दिमाग में फिट कर लिया। अब सेकंड के चलते हैं, तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50। क्या है? x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50।
अब x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, तो इसका पॉइंट है कि x की वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 50, तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 है, y बराबर 50, तो x की वैल्यू 0 कहां पे होता है, y एक्सिस पे होता है। तो देखिए 50 कहां है, 40 और 60 के बीच में होगा कहीं पर, तो ये आपका 0 और 50 हो गया। फिर आपका x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 50 तो आपका यहीं पे कहीं होगा 40 और 60 के बीच में, ठीक। और इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे, आपके कॉपी पे अच्छे से नजर आएगा, मेरे में बोर्ड पे कोई नजर नहीं आने वाला। 50 कुछ नहीं, आपके तो नजर आ जाएगा कि रहता है कि यहाँ पे 0 से 20 के बीच में यहाँ पे बड़ा सा डार्क लाइन आता है, 10 वो लाइन आता है, लेकिन इसको 20 मान लिया जबरदस्ती, मान सकते हैं कुछ भी। तो अगर मान लिया 10 रहेगा तो बीच में आपका 5 वाला शो करता है। आगे ये लाइन आ गया मेरा किसका, ये आपका लाइन आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 50 का। यहां तक आप लोग समझ गए, इसका ग्राफ चुपचाप से ड्रॉ कीजिए, ठीक कर दी। और आपके दिमाग में पहले से है कि मेरा सॉल्यूशन इतना ही, इसी के अंदर में कहीं होगा, ये सब इधर ग्राफ जा रहा है, जाने तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा सॉल्यूशन इतना ही दूर में कहीं होगा। चलिए अब जो है दूसरा ग्राफ लेते हैं, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। अब इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर ही लेते हैं। इसका जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 90, तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 90, 90 यहाँ पे कहीं होगा, तो 0 और 90 ये आ गया, एक पॉइंट ये हो गया। आप चाहे तो इसका नाम दे दें, इसका नाम A दे दीजिए, इसका नाम B रख दीजिए, इसका नाम O रख दीजिए, ओरिजिन को। अब जो है देखिए कैसे बनाते हैं वो ध्यान से रखिए। एक पॉइंट मेरा 0 90, दूसरा 30 0, x वैल्यू 30, तो 30 मेरा यहाँ पे, सॉरी 30 मेरा यहाँ पर है, स्पेस नहीं है यहाँ पर, इस तरह से कर देते हैं, नहीं मत कीजिए इसे, नहीं तो आपको डर लग जाएगा। 30 0 किसका है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 30 0, ठीक। कितना है 30 0, इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q, और इसको ड्रॉ कर दीजिए। और ये किसका है, ये आपका 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, चलिए। चलिए अब देखिए, बस यही सब चीज इसमें है। अब देखिए, अब ये बोल रहा है इस दोनों की हेल्प से हम कहां पे सॉल्यूशन लाए थे, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इसको भी तो इसके साथ लाना पड़ेगा ना, क्योंकि साइमल्टेनियस का मतलब वो सबको सेटिस्फाई करना चाहिए, चारों को सेटिस्फाई करना चाहिए। आप देखिए अब ये बोल रहा है कि x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 50, और जैसा कि जानते हैं ये एक रीजन देता है, और ये रीजन देता है तो हमें तो सोचना पड़ेगा ये जो रीजन होगा टुवार्ड्स ऑरिजिन होगा या अवे फ्रॉम द ऑरिजिन होगा। तो कैसे हम बताएंगे कि इट बिकम्स टुवार्ड्स ऑरिजिन और अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ऑरिजिन, दैट मींस 0 प्लस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 50, दैट मींस इसमें x और y का वैल्यू 0 कहते हैं ओरिजिन पुट करने के लिए। अगर पुट करते हैं यहाँ पे 0 प्लस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 50, दैट मींस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 50, दैट मींस क्या ये बात ट्रू है, क्या ये बात ट्रू है? हाँ, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट, ये आपका सही है क्योंकि 50 इज ग्रेटर देन 0। अगर ये सही है तो ये जो रीजन देगा टुवार्ड्स ऑरिजिन देगा। कहां देगा? टुवार्ड्स ऑरिजिन। इसका मतलब ये जो आपका x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 है, ये है, तो ये आपका जो रीजन होगा ये आपका इधर आएगा ऑरिजिन की तरफ। तो अब मान लीजिए ये मेरा लाइनिंग है और ये मेरा है ना, ये इधर ऑरिजिन की तरफ आ रहा है, तो मुझे इधर वाला से क्या मतलब है? ये पूरे लाइन को आप इधर ले आएंगे तो इधर वाला से क्या मतलब है? क्योंकि मुझे तो इससे कोई मतलब नहीं, ये तो आपका पहले ही छट गया था इसी की वजह से, तो मुझे यहीं तक आकर के रोक लेना है। तो अभी तक में अगर मतलब जहां तक हम जानते हैं कि मेरा इतना ही दूर सॉल्यूशन है, इतना ही दूर के अंदर में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो जब इसको हम स्वीप करेंगे तो ये कितना दूर रीजन को स्वीप किया? इतना दूर रीजन को। देखिएगा क्या किसको कहां तक रीजन को स्वीप किया, यहां तक को स्वीप कर लिया। कौन? जब ये, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई किया था, तो ये टुवार्ड्स ऑरिजिन चल जाएगा। टुवार्ड्स ऑरिजिन क्या? तो ये जो लाइन है इस तरह से स्वीप किया, इसकी कहानी खत्म। अभी देखिए इधर भी स्वीप कर रहा है, लेकिन हम कहां जाएंगे? क्योंकि इसको तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, पहले ही तो बोल दिया था कि हम लोग इसके अंदर में नहीं, इसलिए ना मैंने पहले इसको निकाल करके आपको बता दिया था। हमेशा आप लोग पहले इसी को लिया कीजिएगा। अब देखिएगा, एक मिनट ब्लू पे लेते हैं। हाँ, अब देखिएगा दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में ये क्या बोलता है? 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। तो उसमें भी ऑरिजिन पुट करके देखते हैं। अगर हम इसमें ऑरिजिन पुट करेंगे तो इसमें ऑरिजिन पुट करने पर इस ग्राफ में कीजिएगा 3 into 0 plus 0 is less than or equal to 90, that means 0 is less than or equal to 90, 0 is less than or equal to 90। तो इसका मतलब ये y ये भी सेटिस्फाई कर रहा है,
और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि इस लाइन को भी टुवर्ड्स ऑरिजिन स्वीप करना है। स्वीप करना का मतलब उसको पूरा को कवर करना है। अब इसका मतलब ये लाइन कहां है, ये है, ये लाइन है। अब इसको जो ये लाइन आपका है इसको इधर स्वीप करेंगे, लेकिन इधर हम आकर क्या करेंगे, हमको तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। तो अगर हम इस लाइन को इधर स्वीप करेंगे तो कौन कौन सा रीजन को ये कवर करेगा, ये जो कवर करेगा इसको 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 इसको, देखिए कौन कौन रीजन कवर कर रहा है। इसका जो रीजन है जो हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं, इसको ये स्वीप कर रहा है, इसको ये स्वीप कर रहा है, कर दिया। अब बताइए, पहले तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, इधर तो हमको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ये इधर आ सकता है लेकिन नहीं आ सकता क्योंकि रिस्ट्रिक्शन दे दिया। अब जो है अभी केवल यही दो बचा हुआ था, ये दो तो पहले रिस्ट्रिक्टेड किए हुए थे। अब इस दोनों के हेल्प से हम फिर लाइए तो बताना है आपको, ये ऐसे स्वीप किया, ये ऐसे स्वीप किया, तो आपको कुछ नजर आता है कि कोई ऐसा एरिया है जो डबल सेट किया गया। फर्स्ट केस में हमने सेट किया था यहां से यहां तक, अब सेकंड बार हमने सेट किया ऐसे, तो दो बार हम जो कलर किए हैं तो आप बता सकते हैं कि कौन ऐसा रीजन है जो डबल बार कलर किया गया है। ये रीजन दिस इज ए कॉमन रीजन दैट सैटिस्फाई ऑल कंस्ट्रेंट्स। तो ये जो एक ऐसा रीजन है जो सभी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रही है। अगर इसका नाम ए, इसका नाम हम रख दिए क्यू, इसको हम ओ रख दिए, इसका नाम क्यू है आपका, और इसका नाम हम ओ रख दिए, मान लिए इसका नाम मेरा आर है, तो रीजन ए आर क्यू ओ इज ए कॉमन रीजन दैट सैटिस्फाई गिवन कंस्ट्रेंट्स, जो कि गिवन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रीजन मेरा सॉल्यूशन रीजन कहलाता, और इसी रीजन को हम लोग कहते हैं फिजिबल रीजन। अगर चाहे तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं अलग से, वरना कोई जरूरत नहीं है। अगर पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिबल रीजन, तो आप सीधे कहेंगे कि दैट रीजन विच सैटिस्फाई गिवन कंस्ट्रेंट ऑफ ए एलपीपी, दिए गए एलपीपी को, जो दिया गया एलपीपी है उसके सभी कंस्ट्रेंट को जो सेटिस्फाई करता है विथ रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, जो आपका रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है उसको लेते हुए सभी कंस्टेंट्स को जो सेटिस्फाई करता है वो आपका कहलाता है कॉमन रीजन, और उसी कॉमन रीजन को हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन। और फिजिबल रीजन के बाहर का जो भी रीजन बचता है उसको हम लोग इनफिजिबल रीजन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा रीजन जो हो गया, मेरा क्या हो गया, फिजिबल रीजन हो गया। तो अब अगर आप चाहेंगे ना तो पहले तो यहां तक आप कर लेना चाहते हैं, आपको कर लेना है, कर लिए, इतना दूर सोच सकते हैं क्या किए, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लिए, सबका टेबल बना लिया ग्राफ ड्रॉ किया, फिर एक्स और वाई के हेल्प से जो सिंपल जो आपका रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल था उसको हमने क्या किया, आराम से उसके हेल्प से हम जो मेरा कॉमन रीजन पहले बन रहा था उसको बना लिया, फिर इसके हेल्प से हमने कॉमन रीजन लाया, चारों के हेल्प से कॉमन रीजन जो मुझे मिला ये मिला। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था ना इसके हेल्प से कि मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं मिलेगा, तो ये जो मुझे मिला ये मेरा फिजिबल रीजन हुआ। अभी मेरा सॉल्यूशन नहीं निकला, ये मेरा क्या हुआ, फिजिबल रीजन हुआ। चलिए, तो पहले तो इतना आप लोग को काम करना ही करना है, ठीक, चाहे रफ में, ये तो आपको पूरा एकदम ग्राफ पेपर पे करना है, और ग्राफ पेपर के बगल में एक पेज देता है उस पर ये सारा काम कर देना आपको, ठीक। ये आप ये डिसीजन लेते हैं ना एवं और बिलो, ये आप रफ में करेंगे दूसरे जगह पर, ये ग्राफ पेपर पे मत करेंगे क्योंकि ग्राफ पेपर पे ये सब नहीं करना। ग्राफ पेपर पे ये बनाना है, ये बनाना, टेबल बनाना है, और ये ग्राफ का जो ग्राफ के बगल में जो प्लेन पेपर रहता है उस पर ये सारा कैलकुलेशन का काम करना, और इस पे जो काम करना है वो ग्राफ का बनाना है, ठीक, ग्राफ वाले साइड में। अब क्या करना है उसी जो आपका ग्राफ के बगल में जो दूसरा पेज व्हाइट पेज रहता है उस पे क्या लिखना मालूम है, फटाफट अब आगे क्या बात लिखना, क्या लिखना है। चलिए, अब इस पार्ट को मैं रब कर लूं क्योंकि इसकी तो मुझे जरूरत नहीं है। चलिए, इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हम रब कर लेते हैं। अब लिखेंगे क्या मालूम है, और भी बाकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी ही है। कहेंगे हेयर वी गेट ए आर क्यू ओ इज ए फिजिबल रीजन। ये मेरा क्या हो गया, फिजिबल रीजन हो गया। अब ये फिजिबल रीजन हो गया, और आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्रॉफिट जो हो वो मैक्सिमाइज हो, आपका जो है आपका कॉस्ट जो है वो मैक्सिमाइज, सॉरी प्रॉफिट जिसको कॉस्ट बोलते हैं उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं जो एलपीपी होती है
मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो एग्जिस्ट करती है वो उस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पर ही एग्जिस्ट करती है। तो अब यहाँ पे बताना है ये जो ARQO रीजन बना है उसका कॉर्नर कौन कौन है, एक ए है, एक आर है, एक क्यू है, एक ओ है। ये 4 पॉइंट क्या है, ये 4 पॉइंट क्या है, ये चारों का चारों पॉइंट आपका कॉर्नर है। तो सबसे पहले आपका चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो फटाफट देखिए। तो आप अगर यहाँ पे चाहे तो कहे ए का कोऑर्डिनेट जो है वो आपका क्या है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, पहले से हम लिख चुके हैं 0 15। ठीक, अब ओ का कोऑर्डिनेट क्या है तो ऑलरेडी जानते, ओरिजिन है तो 0 0। क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है 30 0। अब बात आती है आर का कोऑर्डिनेट। आर का कोऑर्डिनेट तो मालूम ही नहीं है, आर कहां पे है कैसे मालूम करेंगे, आर का कोऑर्डिनेट दिया ही नहीं है। तो आर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम जस्ट आप देखेंगे पहला लेक्चर जो मैंने बेसिक दिया उसके लास्ट में ही बता दिए थे कि दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा वो आर का सॉल्यूशन, आर का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक, तो आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, x + y = 50 और 3x + y = 90। अगर दोनों को सॉल्व करेंगे मैं डायरेक्ट लिख लूं या सॉल्व करके भी दिखा दो आपको, चलिए मैं सॉल्व करके भी दिखा दूं। तो नीचे आप लोग को दिख रही है 3x + y = 90 और x + y = 50, x + y = 50। अगर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लिए तो y कैंसिल होगा, 2x बराबर कितना देगा 40, सो x बराबर क्या देगा 20। तो x की वैल्यू 20, अगर x की वैल्यू 20 होगा तो y बराबर कितना देगा 30। इसका मतलब क्या होगा, r का जो कोऑर्डिनेट होगा 20 और 30 होगा। ठीक, ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। r का पीछे जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए। अब आप कहिएगा कि हम ग्राफ तो ग्राफ पेपर पर बनाते हैं तो हमको एग्जैक्ट आना भी चाहिए। हाँ, ये बात सही है, आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट 20 30 पर इंटरसेक्ट करेगा, देख लेंगे आप जाकर के। नहीं करेगा तो आपका ग्राफ गलत है। तो ये 20 30 पर जाकर इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो यहां पर ए ओ क्यू आर ये 4 वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है, ये 4 वैल्यू निकालने के बाद एट ए ये चारों पॉइंट निकल गया। लिखेंगे here we get ARQ QO sorry ARQO is a feasible region where A बराबर 0 50, O बराबर 0 0, Q बराबर 30 0, R बराबर 20 30। इतना ऑब्टेन कर लेने के बाद हम लोग को क्या करना है, आराम से हम लोग को अब करना क्या है, इसको फिर से एक बार रब कर लेते हैं। अब इसको हम पूरा चाहे तो रब कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए अब करना क्या है, लिखना है एट ए जेड बराबर कितना होगा, एट ए मतलब x की वैल्यू होगा 0 और y का वैल्यू होगा हम 50 लेंगे तो z की वैल्यू कितना होगा 4 into x का मान 0 प्लस y का मान 50, दैट मींस 50 बराबर कितना 50। एट o पे कहेंगे तो z बराबर क्या होगा 4x + y, तो 4x की वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 तो 4 into 0 + 0 बराबर क्या आ जाएगा 0। एट q, एट अगर मैं q की बात किया तो q पे अगर मैं z का वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे क्या होगा 4 into 30 + 0 दैट मींस 120। एट r अगर निकालेंगे z = तो 20 30, तो अगर 20 पुट करेंगे तो 24 * 80 और प्लस y का वैल्यू कितना 30, तो यहाँ पर क्या होगा 24 * 80 और प्लस 30 दैट मींस कितना आ जाएगा 110। और आपको क्या वो निकालने के लिए बोल रहा है, वो आपको क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, वो आपको पूछ रहा है सवाल में कि यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिला 120 मिला और किस पॉइंट पे निकला है Q पर निकला है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 30 और 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, आप इतना करने के बाद अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, इधर वाला पार्ट मिटा लूं। सो जेड मैक्सिमम बराबर जो हो गया आपको, सो जेड मैक्सिमम एग्जिस्ट्स एट क्यू बराबर एट क्यू 30 0 दैट विल बी कितना होगा 30 0 पे कितना निकला 120, जो कि 120 होगा। ये आपका
क्या कहते हैं, यह आपका सॉल्यूशन हो गया इसका प्रोसीजर करने का, ठीक है, इसका सॉल्व करने का प्रोसीजर हो गया। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं इसके सॉल्यूशन करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, ज्यादा लॉन्ग नहीं है, बस इतना क्या करना है, मैं सारे एलिमेंट्री बेसिक रिक्वायरमेंट्स बता देता पहले क्लास में। सिंपली करना क्या ना कि आप इन इक्वेशन के ग्राफ को समझिए, उसके बाद छोटे छोटे कैलकुलेशन है वो तो आप समझ जाएंगे। हम कब क्या करते हैं उस बात को आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले जो आपका एक्स और वाई का जो कंडीशन दिया था उसको मैंने सेटिस्फाई करने का कोशिश की, जिसमें बताया था एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो उसके बाद से मैंने पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट चूज कर लिया इजीली। फिर मैंने बताया कि दो ग्राफ था, दो का ग्राफ ड्रॉ किया, दोनों का ग्राफ में आप चूज करना था कौन सा रीजन होगा। जैसा कि हम जानते थे कि मुझे पहला क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन फाइंड करना है, क्योंकि उसमें पहले ही मैंने ऑब्टेन किया था कि आपका यही रीजन के अंदर में आएगा, क्योंकि उस सारों कंस्टेंट को सेटिस्फाई करना उस चारों कंस्टेंट को सेटिस्फाई करना था। तो चारों कंस्टेंट को सेटिस्फाई करने के लिए तो दो को तो पहले कर लेते हैं, एक छोटा छोटा था, अब दो बच गया। उस दो को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने बोला क्या, दोनों का ग्राफ ड्रॉ किया, फिर 0 0 पुट किया, जो इसको सेटिस्फाई किया ओरिजिन की तरफ, तो दोनों का दोनों कर गया सेटिस्फाई इसको। जब दोनों का दोनों सेटिस्फाई कर गया इसका मतलब ओरिजिन की तरफ दोनों गया। फिर मैंने निकाला ये कॉमन रीजन निकाल लिया, ए ओ क्यू का कोऑर्डिनेट जानते, चार का नहीं जानते थे, तो हमने सॉल्यूशन करके दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन किया, तो मैंने और का कोऑर्डिनेट निकाला। फिर ये मुझे कॉमन रीजन निकल गया। ये कॉमन रीजन निकालने के बाद फिर हमने क्या किया, आराम से हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल करके और हम हर एक पॉइंट को इस जेड मैक्स में, जेड बराबर जो दिया होता है उसमें पुट किया, जो मैक्सिमम वैल्यू दिया वही उसका मैक्सिमम पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे 120 मैक्सिमम हो गया। तो ये मेथड जो बनाने का कहलाता है, ये कहलाता है कॉर्नर पॉइंट मेथड, जो कि आप लोग की क्लास में डिस्कस करना है, ग्राफिकली इसको हम लोग बनाते हैं। इसके अलावा और भी होता है, इसमें एक दो मेथड होता है, बट आप लोग की क्लास में नहीं है, वो एबव क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप लोग का यहीं तक जो है यही टॉपिक, इसी तरह के प्रॉब्लम्स पूरी सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें एक दो पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, अदरवाइज आप लोग का कोई इसमें इंपॉर्टेंट है खास नहीं। एक पॉइंट, दो पॉइंट ये है कि कभी कभी क्या होता है, ये आपका सोल्यूशन खत्म हो गया, ठीक। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं इसी ग्राफ में। कभी कभी क्या होता है, इसका हो गया सोल्यूशन खत्म हो गया, ठीक। मैं एक्स्ट्रा एक पॉइंट बताता हूं, क्योंकि ये आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम में बताएंगे ना, जिसमें एग्जिस्ट करेगा, तो आपको समझ में आनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, दो ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर जाता है, कभी कभी दो ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर जाता है जहां पे ना मैक्सिमम वैल्यू बराबर हो जाता है। मान लीजिए कि यहां पर भी 120 आ गया, यहां पर भी 120 आ गया, तो उस केस में क्या बोलेंगे, कहां पे मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में, या मिनिमम भी हो सकती है, तो उस केस में आपको बोलना है कि देयर एग्जिस्ट टू पॉइंट R and Q वेयर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z विल बी सेम या बी सेम, सो इन केस line joining R and Q gives complete solution of that Z, मतलब वो Z जो है ना LPP, उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा ना, तो अगर R और Q दोनों पर बराबर मान लीजिए कि 120 दोनों पे आ जाता है ना, तो इस लाइन में इस R और Q को अगर मिलाते तो एक लाइन बनती है, तो वो जो लाइन होगी ना, उस लाइन पे जितना पॉइंट होगा ना वो सारा इसका सॉल्यूशन हो जाता है। या मिनिमम के केस में भी यही कहानी होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपका सॉल्यूशन अनबाउंडेड हो जाता है। अब अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है वो भी मैं बताता हूं। अनबाउंडेड होता है मैक्सिमम या मिनिमम के केस में, दोनों केस में दिया जाता है। अनबाउंडेड का मतलब होता है कि आपका जो सॉल्यूशन होगा ना, जैसे मान लिया कि आपका जो रीजन होता है वो रीजन इधर वाला आ गया, ये और ये पूरा, तो ये पूरा आ जाएगा ना, तो आप इस 3 पॉइंट पे तो चेक कर लेंगे, तो इस 3 पॉइंट के हेल्प से हम मिनिमम तो बता देंगे कि किसी जिस पे सबसे कम आएगा मिनिमम, लेकिन मैक्सिमम कहां बताएंगे, मैक्सिमम कहां होगा, बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि क्या पता उधर कौन सा पॉइंट होगा। तो इस केस में इसको लोग अनबाउंडेड बोलते हैं। या हो सकता है कि मिनिमम के केस में आपका रीजन ये आ जाए, तो इस केस में आपको क्या होगा, मैक्सिमम यहाँ पे तो एग्जिस्ट करवा देंगे, या किसी एक पॉइंट पे आप देखेंगे फाइंड करके। लेकिन निगेटिव जो अगर जाएगा, निगेटिव कहां तक जा रहा है, निगेटिव ज्यादा बहुत मतलब कहा नहीं जा सकता कौन सा पॉइंट होगा निगेटिव में इधर, क्योंकि तो रीजन ही बाउंडर नहीं बन रहा है, तो बताना मुश्किल है। और एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि ये जो होता है ना सॉल्यूशन ऑफ या फिजिबल रीजन इज ऑलवेज ए कॉन्वेक्स रीजन। जो आपका फिजिबल रीजन होता है इसको हम कॉन्वेक्स रीजन बोलते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स रीजन। कॉन्वेक्स रीजन इसलिए बोलते हैं कि कॉन्वेक्स रीजन का मतलब ही होता है इफ यू टेक 2 पॉइंट्स इन द कॉन्वेक्स रीजन एंड यू ज्वाइन ईच ऑफ देम ईच अदर एंड यू ज्वाइन ईच अदर, देन यू गेट all points line joining both point lines same region. That means
फिजिबल रीजन के अंदर में वो लाइक करता है तो उसका मतलब कॉन्वेक्स रीजन हो जाता है, समझिए। तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ सकता है एक नंबर में कि which of the following is correct? Feasible region is convex region, concave region, both may or may not be या none of them, इस तरह से पूछता है। तो आप लोग क्या रखेंगे कि feasible region is always a convex region। अदरवाइज इसमें इस तरह का कोई सवाल ऑब्जेक्टिव पूछने का कोई चांस ही नहीं आता। नामुमकिन पूछ दे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कांस्टेंट या रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, तो वो सारे पूछने का कोई चांस नहीं आता, लेकिन ये पूछ सकता है। अदरवाइज तो आपका ये 8 नंबर 10 नंबर में पहले पूछता था, अभी भी 5 नंबर से ऊपर ही पूछता, 7-8 नंबर से कम नहीं पूछता। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में बहुत सारा प्रॉब्लम है, करीब करीब 4-5 एग्जांपल्स हैं और 5 कम से कम आपका एक्सरसाइज में भी है। तो दोनों प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि थोड़ा सा समय लेता है एक प्रॉब्लम को बनाने में, ज्यादा समय क्योंकि समझाना भी पड़ता है। लेकिन मैं अगले क्लास में कोशिश करूंगा 2-3 प्रॉब्लम एक साथ 1 घंटे में कवर कर दूं, ताकि एग्जाम्पल से एक बार में हो जाए और फिर अगले क्लास में हम लोग 4-5 एक्सरसाइज है प्रॉब्लम उसको खत्म करके आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर दूं। चलिए ठीक है, फिर मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ अगले क्लास में। और आप लोग अगर नहीं समझते तो एक बार और फिर से जिस पॉइंट पे आप लोग नहीं समझ वहां पे देखिए, वरना आप लोग को तो मैं सुविधा दिया हूं कि आप लोग आराम से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। ठीक, चलिए तब तक फिर मैं मिलता हूं आप लोगों को अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।